हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 5 एमकॉम पार्ट 1 सेमिस्टर 1 एज पर एनईपी 2020 फरवरी 2024 का यूनिवर्सिटी पेपर सोल्यूशन। सब्जेक्ट इज़ डायरेक्ट टैक्सेस। क्वेश्चन नंबर 3A 12 मार्क्स के लिए पूछा गया था, इनकम फ्रॉम सैलरी। तो ये लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि ये क्वेश्चन नंबर 3 है जो 12 मार्क के लिए पूछा गया था फरवरी 2024, इनकम फ्रॉम सैलरी। इसको कैसे सॉल्व करना है और जहाँ पे रिवीजन का बारी आएगी तो जहाँ पे जो टॉपिक थोड़ा टिपिकल लगेगा वहाँ पे हम लोग उसको रिवाइज भी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द इनकम फ्रॉम सैलरी का ये क्वेश्चन। ऑलरेडी 4 वीडियो अपलोड हो चुके हैं फरवरी 2024 के। प्रीवियस जब ये एनईपी आने से पहले के जो पेपर्स हुए उनके भी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वहाँ पे जाके उसको देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर रिलेटेड टू मिस्टर एक्स। एक्स करके कोई बंदा है, एम्प्लॉयड विद एबीसी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड में काम करता है। फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024 कंप्यूट द टोटल इनकम। देखो ये ध्यान में रखना है, टोटल इनकम बोला है, टैक्स नहीं बोला है, तो टोटल इनकम पे फोकस करना है। और मिस्टर एक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। ठीक है। क्वेश्चन दिया है कुछ, यहाँ पे बहुत सारे नाम दिए, बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंसेस, मेडिकल अलाउंसेस, ट्रांसपोर्ट, बोनस, कमीशन, अरियर्स, परक्विजिट, प्रोफेशनल टैक्स, कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है। तो सबसे पहला टोटल इनकम बोला है, तो इसका मतलब इसके अंदर डिडक्शन भी आएंगे और हो सकता है तो अदर सोर्स भी आ सकता है। लेकिन यहाँ पे मेन जो उसकी इनकम है वो क्या है, ही इज़ एम्प्लॉयड विद एबीसी लिमिटेड। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन आपको देखेगा, यहाँ पे सबसे पहले पार्टी का नाम लिख लेना है। ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे हम लोग ने लिख लिया पार्टी का नाम, इज़ एम्प्लॉयड विद एबीसी लिमिटेड। प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर ये आपको पता है 23-24, ये असेसमेंट ईयर दिया है ना। यहाँ पे निकालना है टोटल इनकम, जो बोला गया वही लिखने का, अपना दिमाग नहीं लगाना है, टोटल इनकम निकालना है। अब क्या करना है, इसको सॉल्व कैसे करना है, यहाँ पे लिखना है पर्टिकुलर, यहाँ पे लिखना है अमाउंट। ये जो कॉलम बना है ये वर्किंग के लिए बनाया है मैंने, आप लोग मत बनाओ, ये आप एग्जाम में सिर्फ पर्टिकुलर अमाउंट बनाना है। अब क्या करना है, जब ऐसे टाइप का क्वेश्चन आएगा ना जिसमें वर्टिकल फॉर्म में ये सब दिया हो, जैसे बेसिक सैलरी इतना, डियरनेस अलाउंसेस इतना, मतलब आपको 1 by 1 करके दिया है, तो ये 1 by 1 करके दिया है, 1 2 3 ऐसा। तो इसको क्या करना है, कॉपी कर लेना है। तो देखो यहाँ पे हम लोग ने कॉपी कर लिया। ठीक है। ये देखो सेम एग्जैक्टली, बेसिक सैलरी, डियरनेस, मेडिकल, ट्रांसपोर्ट, बोनस, कमीशन, ये देखो बोनस, कमीशन, अरियर परक्विजिट, प्रोफेशनल टैक्स, कॉन्ट्रीब्यूशन, और फिर एक नीचे आएगा मेडिकल इंश्योरेंस। तो ये है क्या, मेडिकल इंश्योरेंस। ये वर्किंग के लिए मैंने छोड़ा, आप मत छोड़ो, पूरा ऐसे ही एज इट इज़ कॉपी कर लो। ठीक है। अब इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनके अमाउंट्स। ठीक है। ये आपको नहीं लिखना है, आपको सिर्फ ये 2 कॉलम बनाना है, क्योंकि ये बार बार ऐसे ऐसे करने से अच्छा मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब क्या करना है, अगर अमाउंट टैक्सेबल होगा तो यहाँ लिखो, अगर नहीं होगा तो डैश मारो। ठीक है। तो ये पूरा क्वेश्चन हम लोग ने देखो कॉपी कर लिया है। अब क्या करना है, पहला बेसिक सैलरी। सैलरी में याद रखना, सैलरी का जो भी क्वेश्चन करेंगे, एवरी आइटम इज टैक्सेबल अनलेस एंड अनटिल कुछ नया आए तो। नया इन द फॉर्म ऑफ कि अगर वो अलावेंसेज है, परक्विजिट्स है, प्रोविडेंट फंड है, ग्रेचुटी है, लीव एनकैशमेंट है, अगर उसका कैलकुलेशन, क्योंकि उनका कैलकुलेशन है वो दिया रहेगा तो उसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, नहीं दिया है तो 99% वो टैक्सेबल ही होगा। तो यहाँ पे क्या दिया है कि बेसिक सैलरी पर मंथ कितना दिया है, 65,700। अब 65,700 इसका बेसिक सैलरी दिया है, तो एक महीने का अगर दिया रहेगा 65,700 तो 12 महीने का कितना होगा, 7,88,400। मल्टीप्लाई करके देख लो तो पूरा टैक्सेबल है, हो गया। दूसरा डियरनेस अलाउंस, कुछ नहीं समझ में आता, पूरा टैक्सेबल है, और डियरनेस वैसे भी टैक्सेबल ही होता है। क्या बोला, 30% ऑफ बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी कितना है, 7,88,400, तो इसका 30% निकालने का। ये देखो 30% निकाल के देख लो, आ जाएगा। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, बाद में इसको छोटा कर लेंगे। मेडिकल अलाउंसेस पर मंथ सब टैक्सेबल होता है, तो 5 है, 12 महीने से मल्टीप्लाई करें 60,000 है। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस पर मंथ 3 है, 36,000, लिखते जाने का।
अब ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस जो होता है ये होता है अलाउंसेस अंडर लिमिट कैटेगरी। ये देखो अब रिवीजन करता हूँ मैं यहाँ पे। अलाउंसेस दो टाइप का होता है, वैसे तो तीन टाइप का है, लेकिन आपको मोनली ये आता है, एक होता है स्पेंड कैटेगरी और एक होता है लिमिट कैटेगरी। स्पेंड कैटेगरी में क्या आता है, ये आपका हेल्पर अलावेंसेस, यूनिफॉर्म अलावेंसेस, कन्वेंस अलावेंसेस, टूर अलावेंसेस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट अलावेंसेस, ये आता है। उसमें कितना है, जितना मिला, जितना भी रिसीव्ड हुआ माइनस जितना भी स्पेंड किया, बैलेंस टैक्सेबल होगा। लिमिट कैटेगरी में तीन आता है, एक एजुकेशन अलावेंसेस आता है, एक हॉस्टल अलावेंसेस आता है, एक ट्रांसपोर्ट अलावेंसेस आता है। ये ट्रांसपोर्ट अलावेंसेस इसका 100 रुपया पर मंथ पर चाइल्ड रहता है, हॉस्टल का 300 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड होता है, और इसका 3200 होता है पर मंथ का। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ हैंडीकैप को मिलता है। तो मिस्टर एक्स हैंडीकैप है क्या, हैंडीकैप है नहीं है ना, तो ये इतना उसको एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। तो इसलिए ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस पूरा टैक्सेबल लेने का, ठीक है। फिर बोनस रिसीव्ड, कुछ नहीं समझा, पूरा टैक्सेबल है तो लिख देने का। कमीशन रिसीव्ड, कुछ नहीं समझा, फुल टैक्सेबल है, लिख देने का। देखो एक एक करके मार्क मिल रहा है, ठीक है। अरियर्स ऑफ सैलरी, तो यहाँ पे देखो मैंने अलाउंसेस का रिवीजन किया, ये थोड़ा ध्यान में रखना। फिर अरियर्स ऑफ सैलरी, अरियर्स ऑफ सैलरी अपना साल कौन सा चल रहा है, 23-24, ये 21-22 और 22-23 का है, तो क्या टैक्सेबल होगा। यस, अरियर्स ऑफ सैलरी होता है कि जो आपकी सैलरी प्रीवियस ईयर की बची हुई थी वो अभी मिल रही है। तो अरियर ऑफ सैलरी जब कभी भी मिले, जब नहीं मिली तो टैक्स ही नहीं था, अब मिली है तो टैक्स मारने का, अब मिली है तो टैक्स मारने का। तो अरियर ऑफ सैलरी इज टैक्सेबल, 81,000 पूरा आ जाएगा, ठीक है। फिर आता है परक्यूजिट, नेक्स्ट है परक्यूजिट, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन। अब ये याद रखना, परक्यूजिट में 3 कैटेगरी होती है। कितनी कैटेगरी होती है, 3 कैटेगरी होती है। वो मैं छोटा सा एक रिकैप कर देता हूँ। तो परक्यूजिट, इसको हटा देता हूँ। परक्यूजिट जो होता है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है। कितने कैटेगरी में, टैक्सेबल फॉर ऑल, ऑल सबको टैक्सेबल है। इन केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉई, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल है, और नॉट टैक्सेबल एट ऑल, टैक्सेबल होगा ही नहीं। तो टैक्सेबल टू ऑल में क्या आएगा, तो टैक्सेबल टू ऑल में क्या होता है याद रखना, मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी रिपीट किया था। एक होता है रेंट फ्री एकोमोडेशन, मतलब घर भाड़े पे दिया एम्प्लॉयर ने फ्री में या कंसेशन में। 10,000 भाड़ा है मत दे, 10,000 भाड़ा है 2,000 दे, ये पूरा का पूरा जितना भी फैसिलिटी आपको मिला उसका अमाउंट लिमिट निकालने का और टैक्सेबल कर देने का, ठीक है। इसी तरह से घर मिला तो एक तरह से लोन भी मिलता है, रेंट फ्री, इंटरेस्ट फ्री, पूरा टैक्सेबल है। तो जितना इंटरेस्ट आपको नहीं भरना पड़ा टैक्सेबल हो जाएगा। या कंसेशन इन रेंट, 10,000 रेंट था, 2,000 ही भरा, तो 8,000 का बेनिफिट है ना, तो 8,000 टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। फिर यूज़ ऑफ एनी मोटर व्हीकल, एम्प्लॉयर ने बोला ये कार यूज़ कर ले, तो उसका जो भी फैसिलिटी उसका मॉनेटरी वैल्यू होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। टैक्सेबल फॉर ऑल। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय में क्या होता है, गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी होता है, फ्री एजुकेशन फैसिलिटी होता है, डोमेस्टिक सर्वेंट लाइक स्वीपर, वॉचमैन, गार्डनर, कुक, अगर ये सब फैसिलिटी मिला एम्प्लॉयर ने दिया तो उसका मॉनेटरी वैल्यू पूरा टैक्सेबल होता है। और ये उन्हीं लोगों को होता है स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन होता है, जो डायरेक्टर हो कंपनी का, जो 20% से ज़्यादा वोटिंग पावर रखता हो, या जिसकी सैलरी 50,000 के ऊपर ज़्यादा है। तो 50,000 पूरे साल की, ये अब मुझे आप बताओ कि ये पूरे साल की निकालेंगे तो किसी की भी सैलरी 50 के ऊपर ज़्यादा जाएगी, तो ये भी सभी को टैक्सेबल होता है। तो याद रखने का, गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी, डोमेस्टिक सर्वेंट होता है, स्वीपर, वॉचमैन, गार्डनर, कुक, ठीक है, तो ये भी टैक्सेबल होगा। नॉट टैक्सेबल एट ऑल में क्या आता है, ज़्यादातर मेडिकल रिलेटेड, मेडिकल ट्रीटमेंट किया उसका खर्चा, हॉस्पिटल में जो एम्प्लॉयर मेंटेन करता है, जो गवर्नमेंट मेंटेन करती है, जो इनकम टैक्स ऑफिसर मेंटेन करता है, या चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, वहाँ के हॉस्पिटल में अगर मेडिकल ट्रीटमेंट लिया तो वो पूरा का पूरा खर्चा अगर एम्प्लॉयर ने दिया तो वो नॉट टैक्सेबल होगा। फिर आप बाहर जाके ट्रीटमेंट लेते हो, 2 लाख तक नॉट टैक्सेबल है, मतलब 2 लाख तक का खर्चा अगर एम्प्लॉयर ने उठाया तो नॉट टैक्सेबल, ठीक है। तो ये देखो एक छोटा सा रिकैप हो गया। अब हम लोग देख लेते क्या दिया है। तो परक्यूजिट वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन अभी बताया, फ्री में घर देना या रेंट में कंसेशन देना, पूरा टैक्सेबल है, तो 72,000 पूरा आ गया। फिर प्रोफेशनल टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी, ये ज़ीरो आएगा, क्योंकि याद रखना है आपको सैलरी में डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 16, जिसका पहला डिडक्शन है स्टैंडर्ड डिडक्शन, जिसका अमाउंट लिमिट है 50,000, कितना 50K, और दूसरा है प्रोफेशनल टैक्स,
तीसरा है एंटरटेनमेंट अलाउंसेस जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ही एप्लीकेबल है, तो ये बाद में मिलेगा। तो यहाँ पे ये इनकम नहीं है, डिडक्ट हुआ है ना, तो ये माइनस करेंगे, बाद में डिडक्शन करेंगे। ठीक है, समझ में आई इतनी बात। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट वाला, कॉन्ट्रीब्यूशन टू, कि ये हो गया प्रोफेशनल टैक्स, ये कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड बाय बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय पर मंथ। एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया। अब देखो ये प्रोविडेंट फंड समझना बहुत ज़रूरी है। प्रोविडेंट फंड 3 टाइप का होता है, एक स्टैट्यूटरी, वैसे तो 4-5 है, एक स्टैट्यूटरी होता है, एक पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है, एक अनस्टैट्यूटरी होता है, ये रिकॉग्नाइज्ड है। तो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में अगर एम्प्लॉयर ने, देखो दोनों ने किया, एम्प्लॉयर ने भी किया, एम्प्लॉय ने भी किया, तो एक एक करके देखेंगे। तो एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट करता है ना वो उसकी इनकम में टैक्सेबल है, सैलरी में, और एम्प्लॉय जो कंट्रीब्यूट करता है ना वो 80C में डिडक्शन मिलता है। अगर आपने 80C का मेरा वीडियो देखा होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, 80C में कंट्रीब्यूट करते हैं आप रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, सुपर एनुएशन फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, तो वो पूरा का पूरा पैसा आप 80C में माइनस कर सकते हो 1.5 लाख तक। आई बात समझ में। तो एम्प्लॉई ने अगर प्रोविडेंट फंड में डाला रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड तो 80C में माइनस करो, लेकिन एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय का भरा तो वो उसकी सैलरी में टैक्सेबल हो जाएगा, लेकिन उसका एक लिमिट है कि वो 12% से ज़्यादा ना हो। 12% किसका? तो 12% बेसिक प्लस डीए का, ये याद रखने का। ठीक है, बेसिक प्लस डीए, तो बेसिक प्लस डीए ये रहा, तो यहाँ पे हम लोग ने निकाला था। तो पहला एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन है तो 4,000 है, तो 48,000 होता है। 48,000 पूरा टैक्सेबल होगा, 48,000 पूरा टैक्सेबल होगा, लेकिन उसका लिमिट है कि वो बेसिक प्लस डीए, तो बेसिक ये रहा, डीए ये रहा। तो यहाँ पे देखो मैंने वही लिखा है, अप टू 12% ऑफ बेसिक प्लस डीए इज एग्जेम्प्ट, बैलेंस इज टैक्सेबल। तो 12% पहले निकाल के देखते हैं बेसिक प्लस डीए का। तो 12% 7,88,400 प्लस 2,36,520 ये कर दिया तो आएगा 10,24,920 आ जाएगा। 10,24,920 का 12% कितना आता है? 1,22,990। तो 1,22,990 एम्प्लॉयर दे सकता है एम्प्लॉय के बिहाफ में, और वो उसको टैक्सेबल भी नहीं होगा। तो वो कितना दे रहा है अभी? 4,000 के हिसाब से दे रहा है। तो 4,000 के हिसाब से साल का कितना हो गया? 48,000। यहाँ पे देखो एक्चुअल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 4,000 48,000। तो 48 इससे कम है ना, इसलिए इसका क्या आ जाएगा? अमाउंट 0 आ जाएगा। अब आई बात समझ में? यस और नो? ठीक है, तो यहाँ पे 0 आएगा, ये कैलकुलेशन मैंने बता दिया। अब दूसरा एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन भी यहाँ पे 0 रहेगा, क्योंकि एलिजिबल अंडर 80C डिडक्शन। यहाँ पे नहीं लिखा है 80C डिडक्शन, तो यहाँ पे नहीं लिखना है आपको, तो यहाँ पे वो कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ पे हम लोग को इसको 0 ही लिखना पड़ेगा, वो डिडक्शन में माइनस होगा, लेकिन लिखना ज़रूरी है। आप बोलेंगे सर ये लिखना ज़रूरी है, यस, कैलकुलेशन शो कर दो तो और अच्छा है, तो आपको पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, तो ये 80C में माइनस होगा, ये अमाउंट आएगा ही नहीं, तो ये हम लोग ने लिख लिया। नेक्स्ट है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ सेल्फ, वाइफ एंड ओनली चाइल्ड पेड ड्यूरिंग द ईयर। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, लिंक डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दिया है 80D करके। 80D क्या बोलता है? 80D बोलता है कि सेल्फ का, स्पाउस का प्लस चिल्ड्रेन का आप 25,000 तक पे कर सकते हो। ठीक है, और पेरेंट्स का 25। देखो रिपीट कर रहा हूँ मैं, रिवीजन कर रहा हूँ, लेकिन अगर पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो 25 नहीं होगा, 50 होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पेरेंट्स का ही नहीं है, सेल्फ, वाइफ और चाइल्ड का दिया है, 27 है, तो कितना हो जाएगा? लिमिटेड टू 25,000। तो 25,000 वो माइनस होगा 80D के अंदर, तो यहाँ नहीं आएगा, तो यहाँ 0 कर देने का, बस क्वेश्चन ख़त्म। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? ग्रॉस सैलरी। तो ग्रॉस सैलरी आपकी जो आएगी वो आएगी 14,44,920। यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक आपको जोड़ना है, फिर ग्रॉस सैलरी आ गई। अब ग्रॉस सैलरी आ गई तो ग्रॉस सैलरी में से आपको क्या माइनस करना पड़ेगा? डिडक्शन अंडर चैप्टर 16, डिडक्शन अंडर सेक्शन, सॉरी 3 डिडक्शन है। कौन कौन से अभी बताया था? स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, प्रोफेशनल टैक्स। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना है आपका? 50,000। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस दिया नहीं है लिखने का, लेकिन अनप्रोफेशनल टैक्स 2500 जो ऊपर आया था, देखो यहाँ पे, तो वो तो यहाँ पे इनकम में ऐड नहीं होगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया? 52,500। अब माइनस करने का आपकी सैलरी आ जाएगी, तो ये 14,44,920 में से ये माइनस करो, ये आ गया, ये आपकी नेट सैलरी है। याद रखना, सैलरी निकालोगे तो ये 3 डिडक्शन माइनस करना है, चाहे दिया हो या नहीं दिया हो। हाँ, एंटरटेनमेंट अलाउंस गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए तो इससे 0, प्रोफेशनल टैक्स 2500 दिया तो 2500 माइनस करो, कभी 1800 देता है तो 1800 माइनस, जितना बोला जाएगा उतना ही माइनस करने का। समझ में आया?
ये हो गई नेट सैलरी। नेट सैलरी के बाद हम लोग निकालेंगे ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम इसलिए निकालते हैं कि आपके पास एक से ज़्यादा इनकम हो, तो यहाँ तो एक से ज़्यादा इनकम है नहीं, सिर्फ सैलरी है, तो हम लोग इसका ग्रॉस टोटल इनकम जो रहेगा वही नेट सैलरीज की ग्रॉस टोटल इनकम बन जाएगी। देखो सेम अमाउंट लिख दिया, राइट। अब इसके अंदर आप क्या करोगे, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से, तो कौन कौन सा डिडक्शन आया था, एक ये 80C वाला आया था और एक ये 80D वाला, तो यही दोनों यहाँ पे नीचे लिखोगे। देखो आप ये लिख दिया 80C कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन, तो एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आएगा 48,000, कैसा 4,000 12 महीने के लिए, क्योंकि ये 4,000 ईच था, ठीक है 4,000 ईच था, तो 48 आ गया। फिर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है 27 है, लेकिन लेंगे कितना 25, क्योंकि ये लिमिटेड टू 25K इतना है, तो ये दोनों को टोटल करेंगे, इसका टोटल आएगा 73,000, ये थे 13,92,000 में से 17,000 माइनस करो, आंसर आएगा 13,19,420। ये देखो ये पूरा स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है, स्क्रीनशॉट लेके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो समझ में आया। तो ये क्वेश्चन 12 मार्क के लिए आया था, मैंने ट्राई किया है जहाँ पे जो टॉपिक आए वहाँ उसको रिवाइज़ कर सके, जिससे आपको क्या है पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो ये 12 मार्क के लिए था, आप इसको गो थ्रू करो, कुछ डाउट आएगा तो कमेंट करके बता सकते हो। तो go through it, please. Any doubt, please comment, and please like and subscribe for more videos. Thank you.